नमस्कार। आज मैं आपको एल्बुगो के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि एक फंजाई है और जिसको पेरानोस्पोरल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है और एल्बुजिनेसी फैमिली में रखा गया है। एल्बुजिनेसी फैमिली में ये एल्बुगो केवल एकमात्र वंश है। समूचे विश्व में एल्बुगो की लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 17 प्रजातियां भारत में प्राप्त हैं। इन 17 प्रजातियों में से कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो प्लीटाई, एल्बुगो पार्चुलोकाई, एल्बुगो इवोलुलाई इत्यादि। ये जो प्रजातियां हैं, अधिकांश प्रजातियां इसकी समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में उच्च वर्गीय शाकीय आवृतबीजी पौधों पर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट के रूप में, यानी कि अविकल्पी अंतःपरजीवी के रूप में पाई जाती है। अंतःपरजीवी मीन्स की पौधे के आंतरिक भागों में संक्रमण पैदा करना या आंतरिक भागों में रहना। एल्बुगो की विभिन्न प्रजातियां, जो कि जैसे कि एल्बुगो कैंडिडा इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली के विभिन्न पौधों पर, जैसे कि क्रूसीफेरी फैमिली में आने वाले जो पौधे हैं उनके अंतर्गत जैसे कि सरसों है, मूली है, गोभी है इत्यादि पौधे में गंभीर संक्रमण पैदा करते हैं और इनके संक्रमण के द्वारा जो रोग पैदा होता है उसको हम कहते हैं श्वेत कीट रोग। तो मूली, सरसों, ये जो क्रूसीफेरी फैमिली के पादप हैं, इनके ऊपर श्वेत कीट नामक रोग पैदा करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप फसलों को आर्थिक रूप से बहुत हानि होती है। इस क्रूसीफेरी फैमिली के अलावा भी इसके कुछ सदस्य अन्य फैमिली के पादप, जैसे कि एमरंथेसी, पोर्चुलेकेसी, एस्टेरेसी, कॉन्वोलुलेसी, चिनोपोडिएसी आदि कुल के सदस्यों पर भी संक्रमण करते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं और श्वेत कीट नामक रोग उत्पन्न करते हैं। श्वेत कीट रोग के अंतर्गत क्या होता है कि इनकी जो पत्तियों की लोअर एपिडर्मिस होती है उस पे हमको पाउडर के समान बिखरा हुआ ऐसे पाउडर जैसा पदार्थ हमको दिखाई देता है पत्ती की लोअर एपिडर्मिस पर। अब इस रोग में जो परपोषी पादप में जड़ के अतिरिक्त सभी भाग संक्रमित हो जाते हैं। मतलब जड़ को छोड़ के जड़ में संक्रमण नहीं होगा और बाकी पादप के सभी भागों में संक्रमण हो जाएगा। और ये जो संक्रमण होता है ये दो तरह का संक्रमण बोलते हैं हम। एक होता है सर्वांगी या सिस्टमिक संक्रमण और दूसरा होता है लोकलाइज्ड या स्थानिक संक्रमण। स्थानिक जो दो तरह का संक्रमण है उसमें सर्वांगी संक्रमण की अवस्था में परपोषी पादप के वायवीय भाग, जो वायवीय भागों में संक्रमण होता है और वायवीय भागों में जो संक्रमण होता है उसमें सफ़ेद ऐसे स्पॉट्स हमको पिस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। और जो लोकलाइज्ड संक्रमण होता है उसके अंदर ये संक्रमण बहुत गंभीर होता है और इस संक्रमण के दौरान क्या होगा, पुष्पक्रम और कलिकाएं जो है उनकी अतिवृद्धि के कारण वो ऐसी मांसल हो जाएंगी और विरूपित हो जाएंगी। मतलब उनका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा, जिसके और पत्तियों का जो प्रोलिफरेशन होता है वो दिखाई देगा हमको। पत्तियों के प्रचुरोद्भवन के द्वारा कुछ ये जो पौधे जो फ्लावर है ये वंध्य हो जाते हैं इसके और ये विरूपित हो जाती है। कुछ के तनों में हमको गॉल्स बने हुए दिखाई देते हैं और इसके कारण से इसकी जो एपिडर्मिस होती है, पत्तियों की एपिडर्मिस, उनमें बैंगनी रंग का वर्णक उत्पन्न हो जाता है। ये तो हो गया इसका जनरल
डिस्क्रिप्शन कि ये किस तरह से संक्रमण हमको दिखाई देगा पादपों के अंदर। अब आते हैं हम इसकी कार्य की विशिष्टीकरण। तो कार्य की विशिष्टीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि इनमें फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन या फिर बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि इनकी इन प्रजातियों के अंदर अनेक प्रकार की उप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ये उप प्रजातियां किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को ही संक्रमित करेंगी, अन्य प्लांट को संक्रमित नहीं करती है। जैसे कि कोई इसकी प्रजाति है, जैसे मान लो अल्बगो कैंडिडा एक प्रजाति है। एल्बुगो कैंडिडा की इसकी उप प्रजाति गोभी मूली पर संक्रमण करती है, गोभी पर संक्रमण नहीं करती है। हालांकि दोनों प्लांट क्रूसीफेरी पादप क्रूसीफेरी फैमिली में ही आते हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ सरसों को ही संक्रमित करती है, सरसों के अलावा किसी अन्य पादप को संक्रमित नहीं करती है। अब आते हैं हम इसकी थैलस की संरचना की, थैलस का स्ट्रक्चर किस प्रकार दिखाई देता है हमको। तो एल्बुगो के थैलस की जो संरचना है वो यूकार्पिक थैलस होता है, शाखित होता है, और मतलब जो थैलस है वो यूकार्पिक अंशकाय फलिक होता है और शाखित होता है, सिनोसिटिक होता है, मतलब कि पट्ट रहित, इसमें किसी तरह का सेप्टा का निर्माण माइसीलियम में नहीं होता है। और ये जो परपोषी पादप के ऊतकों के बीच में अंतर कोशिकीय, परपोषी पादप में जब ये प्रवेश करेंगे तो किस तरह से प्रवेश करेंगे, परपोषी पादप की कोशिकाओं में जो अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं उनके बीच में प्रवेश करके और वहां पर वृद्धि करते हैं। इनका कवक जाल माइसीलियम या हाइफी से बना हुआ होता है, और ये अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर कवक सूत्र जो इंटर करते हैं, ये कवक सूत्र क्या करेंगे, होस्ट के अंदर एक घुंडी नुमा अतिवृद्धि पैदा करते हैं और घुंडी नुमा अतिवृद्धि बनाते हैं। इस अतिवृद्धि कौन कहते हैं, हॉस्टूरिया। और इन हॉस्टूरिया के द्वारा, मतलब जो होस्ट कोशिका है उसमें प्रवेश करके कुछ अतिवृद्धि करेंगे और ऐसी गोल घुंडी के समान संरचना बनाते हैं। इनको हॉस्टूरिया के द्वारा, इन हॉस्टूरिया के द्वारा ये भोजन परपोषी पादप से ग्रहण करते हैं। और इन कवक जाल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुकेंद्रकीय होता है और कणिकामय होता है, जिनके अंदर संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन या तेल गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। मतलब जितनी भी फंजाई होगी उन सभी में जो संचित भोज्य पदार्थ है या भोज्य पदार्थ का जो संचयन होता है वो ग्लाइकोजन या तेल गोलिकाओं के रूप में होता है। अब बात आती है कि ये पौधे जनन किस तरह से करते हैं। तो इनमें जनन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपादित होती है, एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले हम आते हैं लैंगिक जनन पर। अलैंगिक जनन पर, अलैंगिक जनन इन पौधों के अंदर बीजाणुधानियों के द्वारा, इनमें बीजाणुधानियों से बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानियों के द्वारा होता है। इनके अंदर बीजाणुधानी धर पे बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो बीजाणुधानियों का निर्माण किस तरह से होता है, जैसे ही ये पादप पे संक्रमण करते हैं, माइसीलियम कवक जाल अच्छी तरह से वृद्धि कर लेगा सर्वप्रथम तो, और उसके बाद ये कवक जाल परपोषी की बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थानों पर सघन रूप से एकत्रित हो जाएंगे और उसके बाद इन कवक सूत्रों पे अनेक छोटी छोटी सी, मतलब एपिडर्मिस से बाहर, एपिडर्मिस की तरफ ये अनेक छोटी छोटी सी मुग्दराकार अतिवृद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं और ये सघन रूप से एक दूसरे के पास पास समानांतर व्यवस्थित होती है परपोषी की बाह्य त्वचा के नीचे। अब इन मुग्दराकार संरचनाओं को हम कहते हैं बीजाणुधानी धर, और इनके अंदर इन बीजाणुधानी धरों में साइटोप्लाज्म सघन रूप से पाया जाता है तथा असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं। अब इन बीजाणुधानी धरों का ऊपरी सिरा पतला होता है और निचला भाग जो होता है वो मोटी भित्ति का बना होता है। मतलब ऊपरी सिरे की जो दीवार होगी, भित्ति
होगी कोशिका भित्ति वो पतली होगी और निचली वाली जो होगी वो मोटी होगी। तो इन बीजाणुधानीधरों के ऊपरी सिरे पर संकीर्णन की प्रक्रिया के द्वारा छोटी पतली भित्ति वाली गोलाकार बहुकेंद्र की बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। मतलब बीजाणुधानीधरों के संकीर्णन की प्रक्रिया के द्वारा कई सारे बीजाणुओं का इस तरह से संकीर्णन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और कई सारे बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अब ये जो नव विकसित बीजाणुधानी होती है वो नीचे की तरफ स्थित होती है। मतलब जैसे जैसे संकीर्णन की प्रक्रिया बीजाणुधानीधर में होती है वैसे वैसे जो बीजाणु ऊपर की तरफ बनी हुई है वो ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि इनका जो क्रम होता है वो किस तरह से हो जाएगा, तालाबी सारी क्रम हो जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ सबसे बड़ी बीजाणुधानी मतलब परिपक्व बीजाणुधानियां और नीचे नीचे में यानी कि बीजाणुधानीधर से लगी हुई जो बीजाणुधानियां होंगी वो छोटी और अपरिपक्व होंगी। अब इसके इसके इस तरह के संकीर्णन की क्रिया के द्वारा कई सारी बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है और प्रत्येक बीजाणुधानीधर पर ऐसी श्रृंखला बीजाणुधानियों की श्रृंखला निर्मित हो जाती है। अब दो बीजाणुधानियों के बीच में ये आपस में एक डिसजंक्टर पैड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और इस डिसजंक्टर पैड का निर्माण कैसे होता है, इनकी दोनों बीजाणुधानियों के बीच की दीवार जहाँ से ये एक दूसरे से जुड़ रही है वहाँ पर की कोशिका भित्ति मतलब उभयनिष्ठ भित्तियाँ जो है वो मिलकर और मोटी भित्ति का निर्माण कर देती है जिसको हम कहते हैं डिसजंक्टर पेड। और ये डिसजंक्टर पेड़ के गल जाने से ये आपस में बीजाणुधानियां अलग अलग हो जाती हैं और इन बीजाणुधानियों के अत्यधिक बनने के कारण ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठती जाती है अत्यधिक बन जाती है और ऊपर की तरफ उठती जाती है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो परपोषी पादप की एपिडर्मिस है उसके ऊपर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण क्या होगा, वो एपिडर्मिस फट जाएगी और फट जाने से ये जो बीजाणुधानियां है इस ये बाहर की तरफ आ जाएंगी। तो उस परपोषी पादप की पत्ती पर जो लोअर एपिडर्मिस है पत्ती की उसके ऊपर महीन चूर्ण सफेद महीन चूर्ण के रूप में बीजाणुधानियां एक्सपोज्ड हो जाती है और वहाँ पर हमको छोटे छोटे से ऐसे पिस्ट्यूल के समान संरचनाएं दिखाई देने लगती है, सफेद सफेद स्पॉट्स बन जाते। इसी के कारण हम इसको जो कि चूर्ण के रूप में हमको दिखाई देती है, इसी के कारण इसको हम श्वेत कीट रोग कहते हैं। अब ये जो बीजाणुधानियां बन जाती है और पत्ती पर फैल जाती है तो ये बीजाणुधानियां अब इनका अंकुरण किस तरह से होगा, नया माइसीलियम किस तरह से बनेगा। तो अब आते हैं हम कि बीजाणुधानियों का अंकुरण के समय ये अनुकूल वातावरण यानी कि इनको बराबर मॉइस्चर और कम टेम्परेचर मिलेगा। कम टेम्परेचर में और मॉइस्चर सही मात्रा में है तब ये अंकुरित होती है। तब वो किस तरह अंकुरित होंगी, तो कुछ प्रजातियों में इन बीजाणुधानी का जीवद्रव्यक विभाजित होकर, क्योंकि ये पहले से मल्टीन्यूक्लिएट है बहुकेंद्र की है, तो इनका जो जीवद्रव्यक है वो विभाजित होकर क्या होगा 8 एक केंद्र की खंडों का निर्माण करेगा। मतलब प्रत्येक खंड में एक केंद्रक आ जाएगा, ऐसे 8 खंड बन जाएंगे इन बीजाणुधानियों में। अब इन प्रत्येक खंड ये जो प्रत्येक खंड 8 खंड बने हैं इसका प्रत्येक खंड रूपांतरित होके एक द्विकशाभिकी वृक्काकार संरचना का निर्माण करेगा जिसको हम कहेंगे ज़ूस्पोर या चल बीजाणु। और ये बीजाणुधानी की अब ये चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनकी बीजाणुधानी की भित्तियों पे दबाव पड़ेगा जिसके कारण से ये फट जाएंगी और उससे फटने से क्या होगा, एक पुटिका के रूप में ये बाहर आ जाती है और बाहर आने से सारे चल बीजाणु इस पुटिका के अंदर आ जाते हैं। कुछ समय के पश्चात ये पुटिका विलीन हो जाती है और ये जो चल बीजाणु है ये जल में कुछ समय तक तैरते हैं, जल में रहते हैं, कुछ समय तक तैरते हैं। फिर उसके बाद इनकी कशाभिकाएं विलुप्त हो जाती हैं और ये गोलाकार आकृति ग्रहण कर
करके स्वयं की एक भित्ति का निर्माण करते हैं और भित्ति के निर्माण के बाद इनके अंदर एक जनन नलिका अंकुरित होती है। जनन नलिका के द्वारा ये अंकुरित होते हैं और परपोषी पादप में स्टोमेटा के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और अंदर स्टोमेटा से प्रवेश करके अंतरकोशिकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जल बीजाणु अंकुरित होकर परपोषी में संक्रमण फैलाता है और परपोषी की सतह पे पहुंचने के बाद ये बीजाणुधानियां जो है कुछ कुछ पादपों में क्या होता है, एल्बुगो की कुछ प्रजातियों में, कि ये जो बीजाणुधानियां हैं ये डायरेक्ट ही अंकुरित हो जाती है। इनके अंदर सेप्टा का निर्माण नहीं होता है, चल बीजाणु नहीं बनते हैं और डायरेक्ट ही ये अंकुरित हो जाती है और अंकुरित होकर और चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं करेंगी तो ये बीजाणुधानियां डायरेक्ट अंकुरित हो जाएंगी। तो अंकुरित होकर बीजाणु नलिका उत्पन्न करती है और बीजाणु नलिका वही रंध्रों के द्वारा परपोषी पादप में प्रवेश करती है और संक्रमण पैदा करती है। अंकुरन की ये जो बीजाणुधानी की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट जर्मिनेशन और पहले वाली जो प्रक्रिया है जिसके अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। धन्यवाद।